हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकता है ना, बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। देखो, हम पढ़ रहे हैं MPPSC FSO के लिए स्पेशली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ FSO के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें जितने भी हमने MCQ कराए हैं, जैसे DSP रेडियो है, डेंटल सर्जन है ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेपर फर्स्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। ओके, अब हम क्या कर रहे थे, देखो हमने कौन कौन से कर लिए थे। AD सोशल वर्क का एग्ज़ाम भी कर लिया था हमने। आज हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल एंड पब्लिक मैनेजमेंट एग्ज़ाम करेंगे 2021 का, वो भी ठीक है 2021 का करने वाले हैं। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में यदि आपको इसकी PDF और लेटेस्ट न्यूज़ भी चाहिए रहती है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ये 17 MCQ, 206 पेज पे है। देखो, हमने इतने जल्दी सारे MCQs निपटा लिए, बहुत जल्दी हमारा ये कंप्लीट होने वाला है सेशन। ओके, ये रहा हमारा पेपर, कौन सा है, हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में किसको चुना है, क्या वो आत्मनिर्भरता है। जी हाँ, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का है ना, तो उसी से रिलेटेड करंट अफेयर आएगा। 2020 का आया था, तो 2020 में कौन सा था, ऑक्सफोर्ड में आत्मनिर्भरता जो शब्द था उसको लिया गया था, ठीक है। फिर सेकंड देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, का उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। आपके एडमिशन उच्च शिक्षा विभाग में ना केवल स्त्रियों के बल्कि पुरुष, मतलब बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों को इन्वॉल्व करना है, 50% उनके एडमिशन को बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, 2035 में ये जो है हमने उद्देश्य बनाया है कि 2035 तक हम इसके अनुपात को बढ़ा लेंगे। कब, 2035 को। और ये NEP शिक्षा नीति 2020 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, NATRIP परियोजना जो है उसके तहत मध्य प्रदेश में पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। मोटर वाहन से संबंधित है, दैट मीन्स भारी वाहन, ठीक है, भूतल वाहन नहीं, कोई जल से संबंधित तो है नहीं, भूमि से तो है नहीं, वाणिज्य उद्योग हो सकता है एक मंत्रालय इसमें भी, लेकिन सड़क परिवहन इससे तो बिल्कुल नहीं। हमें इन दोनों में से देखना, तो लिखा क्या है, राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक, दैट मीन्स वाणिज्य और उद्योग तो ठीक है, लेकिन भारी उद्योग से ये रिलेटेड लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ पे अपनाया गया था, भुवनेश्वर में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन अभी की दृष्टि में नहीं है। अब क्या आएगा कि आप कहाँ पे हो रहा है, कौन सा संस्करण है, किस राज्य में हो रहा है, तो आपको स्पीडी लेना है और उसमें बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। 4 से 5 प्रकार के हैं ये, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, तो ये जो है हमें पढ़ने हैं। आपको स्पीडी ले लेना है आगे से ही, क्योंकि जिससे फिर आपको क्या है, बर्डन ना आए जब एग्ज़ाम होना, तो आपको बर्डन ना आए कि यार अभी हमें पास टाइम नहीं है और ये सब अभी करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आगे से ही स्पीडी ले लो, और हमें उसमें क्या कर लेना है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है, चैप्टर बाई चैप्टर। एक एक भी पढ़ोगे ना तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अभी से पढ़ना है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे, लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, तो 2001 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड मिला। अब ये भले पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट, ये प्रख्यात है ना। लता मंगेशकर जी अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस आइडल हैं और रहेंगी भी, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है, कौन सा E-गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है, क्या प्रेरणा है, क्या आशा है, संवाद है, नहीं, ये सब नहीं है। ज्ञान दूत है हमारे, धार से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, ये कहाँ से हुई थी, धार से कब हुई थी, जनवरी 2000 में, सन जनवरी और 2000 में ये जो है ज्ञानदूत परियोजना जो है E-गवर्नेंस से रिलेटेड, दैट मीन्स इंटरनेट के थ्रू हम जो है गांव में संचार व्यवस्था या सूचना को प्रसारित करेंगे। ये इसका मोटिव क्या है
कि ग्रामीण जगह पे, ग्रामीण स्थानों पर जो योजनाएं हैं, सूचनाओं है, उनको प्रसारित करना है ना इंटरनेट के थ्रू। तो ये जो है ज्ञान दूत परियोजना इसके माध्यम से चलाई जा रही थी। ओके, हमने ये कर लिया। हाँ, अब इसमें क्या पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फुल फॉर्म है ना। हम यूएसबी का बहुत बार पढ़ लेते हैं, हम सीपीयू का बहुत बार पढ़ लेते हैं, बट सीपीयू, ये सीपीयू यूआरएल जो है हमें लगता है लोकेटर की जगह लोकेशन हो जाएगा। तो ये देखो यूनिफॉर्म रिजनेबल लोकेटर तीनों में ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। हाँ, अब वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत पूछा है कि कब से हुआ था। टी वर्नर ली ने किया था, कब किया था, 1989 है ना, 1989 हो जाएगा। ये हमने अपने एमसीक्यू में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ देखा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे GIS, इसका संक्षिप्त रूप क्या है। देखो, पहली बात तो हम इंग्लिश में भी देखेंगे GIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, भौगोलिक सूचना प्रणाली आ गया ना। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, प्रणाली मतलब सिस्टम। ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, इसमें क्या रहता है, जैसे मान लो हम मैप निकालते हैं तो हम भौगोलिक चीज़ों को देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, अब हमें किस जगह पे जाना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, GIS के थ्रू। मतलब भौगोलिक चीज़ों को, जोग्राफिकल चीज़ों को हम इंटरनेट के थ्रू देख पाते हैं, विजुअल कर पाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, GIS स्कीम है। इसमें सैटेलाइट कनेक्ट रहता है, जिससे कि जो है मैप लिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तभी तो हम मैप देख पाते हैं ना कि कहाँ जाना है हमें। अब ये देखो कौन सा ई-कॉमर्स है, तो ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, और इंट्रा भी मतलब यही होता है। तो उपयुक्त सभी ये सारे के सारे टाइप हो जाएंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन तो डिलीट हो चुका है, इसको हटाओ। भारी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा हो गया। अब हम रफली डायग्राम बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि अन्य कौन कौन सी जनजातियाँ जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में और पाई जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रफली डायग्राम है, हंसना नहीं है भाई किसी को, हमारा ऐसे डायग्राम। तो देखो, ये ऊपरी क्षेत्र बना दिया हमने, ये थोड़ा सा मालवा क्षेत्र बना दिया, ये नर्मदा नदी निकाल रहे हैं हम, है ना। फिर इसके दोनों ओर भी मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी छोटी छोटी जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। ये थोड़े थोड़े मैं ये क्षेत्र और ये देखो। अब हमें क्या देखना है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे ये रतलाम, झाबुआ है ना, अनूपपुर और अनूपपुर कहलाया, ये जो है आगर मालवा, और फिर क्या क्या चीज़ें क्या बचा है यहाँ पे, झाबुआ बचा है। ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें क्या पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति इसमें पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति पाई जाती है। फिर जब हमने अभी क्या पढ़ा है, भारिया पूछा है, उसमें छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है भारिया जनजाति पाई जाती है। फिर कोरकू जनजाति कहाँ पे स्थित है, खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद जैसे स्थानों पे कोरकू जनजाति पाई जाएगी। और जब हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है ना। पारधी वगैरह ऐसी जनजातियाँ, छोटी छोटी सी जो जनजाति है, कीर, मीना, पारधी, जो हमने एसटी जनजातियों में से अलग करी हैं, तो वो यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है उनका विलोपन हो गया, लेकिन छोटी सी मात्रा में पाई जाती हैं, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोल जनजाति है। उनका निवास है कहाँ पे, रीवा, सिंगरौली, सतना, शहडोल। ठीक है, इन जो क्षेत्रों में है, मऊगंज हो गया, वहाँ पे कोल जनजातियों का निवास है। फिर हम जब यहाँ पे साइड हमने देखा, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है ना, बैगा जनजाति पाई जाती है। यहीं पे भारिया जनजाति हमने नीचे देख ली है, छिंदवाड़ा, बालाघाट के थोड़े से क्षेत्र को हम लेंगे, पीतमपुर बोल गया, पातालपुर जो है उसको जो है उन क्षेत्रों को भी हम लेंगे। फिर नर्मदा नदी के दोनों साइड में कौन सी जनजाति पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी गोंड जनजाति, है ना। गोंड जनजाति आमतौर पर सारे मध्य प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन दक्षिण पूर्व में इसकी सघनता अधिक है। ठीक है, समझ में आया ये क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे कोल, यहाँ पर बैगा, और फिर यहाँ पे जो है
क्या हो जाएगी, कोरकू जनजाति हो जाएगी, भारिया जनजाति हो पाएगी, है ना। ये हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आज जो लेज़र पेन है, सेंसर पेन है, वो मेरी मिल नहीं रही है, इसी वजह से मुझे हाथ से ही समझाना पड़ रहा है कि क्या एक्चुअल में है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो आप भी। ये क्वेश्चन हो गया क्या हमारा? हाँ, भारिया जनजाति पढ़ ली, छिंदवाड़ा में है। ओके, और जो भारिया जनजाति है गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। समझ में आया ये चीज़? देखो अब 13 क्वेश्चन हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह, विधि और रक्षा मंत्री बने? तो कैलाश नाथ जो कारजू हैं हमारे, तो ये मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह, विधि और रक्षा मंत्री बने। अब हमें ये कैसे याद होंगे? अपन को क्या करना है, जैसे परीक्षा धाम ले ली हमने, है ना, और आपके लिए इंग्लिश मीडियम में बुक ले ली, ठीक है। उसमें हमें राजनीति निकालनी है, राज्यपालों के बारे में उनकी डिटेल में देखना है कि क्या वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, क्या लोकसभा सदस्य थे, क्या राज्यसभा सदस्य भी रहे, क्या संविधान सदस्य भी रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे हम रविशंकर की बात करें तो संविधान सदस्य भी रहे हैं वो सभा के, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कैलाश नाथ कारजू के बारे में क्या यूनिक पॉइंट है कि ये पहले गृह, विधि और रक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? इसमें लिखा है 1962। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होता होगा, मैम हमने तो 1993 या 1992 पढ़ा था वो भी। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है 1962। अब ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ अस्तित्व में तभी आ गई जब हमने एक्ट बनाया, इससे पहले नहीं थी क्या? इससे पहले भी थी। मध्य प्रदेश द्वारा बहुत सारी योजनाएं और अधिनियम भी बनाए गए थे जिससे कि वो एक स्ट्रक्चर जो है ढाल सके कि हाँ पर्टिकुलर ये पंचायत है ना। इससे पहले भी थी, लेकिन फिर जो केंद्र के द्वारा फिर एक एक्ट बनाया गया और उसमें बोला अनिवार्य रूप से किसी न किसी राज्य में पंचायती होनी चाहिए, चाहे वो किसी व्यवस्था में हो, त्रिस्तरीय हो चाहे 2 स्तरीय हो, ठीक है। तो ये 1962 में हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था राज्य के तौर पे। लेकिन जब एक्ट बना, कौन सा एक्ट? 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992, और उसका जो क्रियान्वयन कब हुआ था? जनवरी 1993। तो ये जो है इस एक्ट के द्वारा हमने आधिकारिक तौर पे स्थापित की त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है। हाँ, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब लिखा है ग्राम सभा के सदस्य जो संबंध में क्या सही है? गांव के सभी व्यक्ति सदस्य होंगे ग्राम सभा में। गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, ये बिल्कुल सही है। गांव की मतदाता सूची में यदि नाम होने पर वो सदस्य होंगे, दैट मीन्स उनकी मतदाता सूची में यदि उनका नाम होगा तो वो सदस्य होंगे। गांव के सभी सदस्य होंगे, ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है मैं आपके गांव में जाके बस जाऊं, तो क्या मैं भी आपकी ग्राम पंचायत के अंडर आऊँगी? नहीं, ठीक है। जिनका नाम मतदाता सूची में होगा वही सदस्य कहलाएंगे। फिर महीने में एक बार अनिवार्य होती है इनकी बैठक। जी हाँ, ग्राम सभा में बैठक महिलाओं की 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। बट फर्स्ट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये तो डिनोट ही नहीं किया गया ना। कल को जाके मैं आपके वहाँ पंचायतों में चली जाऊँ तो ये जो है ये गलत हो जाएगा उस वे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी संगणक मेमोरी नहीं है। देखो, रोम पढ़ा है हमने, पी रोम पढ़ा है, एस रोम पढ़ा है, तो पी रोम पढ़ा है ना। और ये रैम पढ़ा है। तो रैम में हम देखते हैं स्टैटिक और डायनेमेटिक, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती हैं। बट ये तो हमने नहीं पढ़ा कहीं पे है पी रैम, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब कि ये जो है एक स्थिर मेमोरी है। ये जो है एक स्थिर मेमोरी है। ऐसा नहीं है कि जो है लाइट यदि चली जाती है तो ये इसका डाटा उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। रोम में सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है? रोम, ठीक है। रैम में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें जो भी डाटा है यदि लाइट वगैरह चली गई मान लो, तो आपका जो डाटा है वो उड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि डाटा को एक्सेस किया जा सके। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, लाइनक्स है ना, कमांड आधारित भी है और पिक्सल आधारित भी है, मतलब कि ग्राफिक्स आधारित भी है। उबंटू और फिर विंडोज़ भी है, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं है?
अब इनमें से भी ऐसा रहता है ओपन सोर्स कौन है कौन सा नहीं है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, मोज़ेक। मोज़ेक मीन्स क्या होता है, एक पज़ल टाइप का रहता है। जैसे हम मान लो छोटे में क्या करते थे, पज़ल आते थे उनको मैच करते थे, कोई भी भित्ति चित्र उसको मैच कर करके एक तस्वीर बनाते थे, तो वो एक प्रकार का मोज़ेक कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये जो है गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स का यूज़ है। अब देखो ड्रोन है क्या रोबोटिक्स, या इस काइंड ऑफ रोबोट है ना, ये रोबोट ही है। और हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान रहता है यहाँ पे, वो कंट्रोल लिया रहता है इस ड्रोन का, है ना, इस ड्रोन का कंट्रोल लिया रहता है और वो यूज़ करता है। देखो अब किसी भी वॉर में भी इसका यूज़ होने लगा है ड्रोन्स का, हमारे थ्रू यहाँ पे कंट्रोल हम किए हैं और वहाँ हम लड़ रहे हैं एक ड्रोन के थ्रू, है ना, विस्फोट कर रहे हैं। फिर दूसरा सोफिया। सोफिया इज़ काइंड ऑफ अ रोबोट एंड ह्यूमनॉइड रोबोट, है ना, एक प्रकार की इंसान है ये। सऊदी अरेबिया में ये बनाई गई थी और हांगकांग ने शायद इसको मान्यता भी दी है ना, 2018 की बात है मेरी ये। तो सोफिया इस काइंड ऑफ रोबोट ही है, बट मानव के जैसे, हमारे जैसे, इसलिए इसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहेंगे, ठीक है। ओके, तो दोनों आंसर ये इसमें सही हो जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं एआई का उपतंत्र है, दैट मीन्स एआई के उपभाग कौन कौन से हैं। मशीन लर्निंग, जी हाँ, मशीन लर्निंग भी हमने देखा था। मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या होता है, एक मशीन लर्न करती है, सीखती है, देख के ऑब्जर्व करती है, खुद से ही खुद एनालिसिस करती है और खुद ही रिजल्ट निकालती है कि हाँ भविष्य में हम इस शोध का, दैट मीन्स आपने जैसे कोई टेम्परेचर में ये चीज़ चलाई, दूसरे टेम्परेचर में फिर से ये चीज़ चलाई, या फिर मान लो 24 में आपने सेल्सियस डिग्री आपने करा आपका एसी, ठीक है, आपको लगी ठंड, तो मशीन क्या है, उसने ऑब्ज़र्व करा आपको, फिर दूसरे दिन फिर ऑब्ज़र्व करा, उसको समझ में आ गया कि आप जो है इस टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से आपको दिक्कत है, तो वो आगे चल के भविष्यवाणी भी कर सकता है कि एक मनुष्य को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसके आसपास दिक्कत है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग है जो भविष्यवाणी करने में सहायक होती है, ठीक है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये दोनों एआई के उपतंत्र हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एमसीक्यू में, तो इसमें आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार कौन सा है, एनआईसी है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, एनआईसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने शायद एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलत किया है कहीं ना कहीं, है, तो ये जो है आप ना गलत करें, इसका आंसर एनआईसी होगा। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर है। दसपुर तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि अब शायद आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। दसपुर किसका नाम है, मंदसौर का नाम है। हम ओलीकर वंश पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं और जो दे रहे हैं पेपर, उनके लिए हम बता दें लोकेशन, ठीक है। ये हमारा रफली डायग्राम है, ये छोटू मोटू सा बन रहा है, देखो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये जो भाग है ना, ये जो हमारा भाग है ये नीमच है, और यहाँ पे जो है दूसरा वाला ज़िला ये मंदसौर है। मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर, ठीक है। दसपुर अभिलेख भी हमने सुना है, और दसपुर में ओलीकर वंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है जो कि हर बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना है यशोवर्मा ने की थी, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वंश है, ओलीकर वंश दसपुर में है, और दसपुर कहाँ है, मंदसौर में, है ना। ओके, हमने कर लिया है। महाराज छत्रसाल की राजधानी कहाँ थी, पन्ना में। पन्ना छतरपुर इनकी क्षेत्र था। छत्रसाल बुंदेला, मतलब ये जो बुंदेला शासक हैं। आपने ये सुना होगा बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की हेल्प की थी, है ना, 602 में शायद उसको मार डाला था, अफजल खां को, या उसको क्या नाम है यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको नोट कर दूँगी। अफजल खां तो नहीं था, वो तो शिवाजी के समय पे था। देखो 23वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 फैक्ट बनेंगे। पहला तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की संपादक हैं इसके, ठीक है। दूसरा, किस जिले से ये प्रारंभ हुआ था, तो ये हमारे जबलपुर जिले से प्रारंभ किया गया था कर्मवीर समाचार पत्र, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, गवार जनजाति, मैंने आपसे बोला था ना, छोटी छोटी जो जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में निवासरत हैं, तो ये गवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है, तो शहडोल। देखो इतनी भी ज़्यादा
छोटी छोटी आपको सुनने में मिलेंगी वो हमारे दक्षिण पूर्व में ही स्थित होंगे। मंडला, शहडोल, सिंगरौली, है ना। तो अभी कवार जनजाति किसे कहाँ पे पाई जाती है? शहडोल में हमारे। अब आएगा क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव प्रथम, इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर किस स्थान पर हुई थी? तो ये रावड़खेड़ी जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रावड़खेड़ी स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडेय किस खेल से संबंधित है? आगे ना एक क्वेश्चन मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ। अभी एकलव्य जो पुरस्कार हुए हैं वर्तमान में, हमें उनको पढ़ना है, कितने दिए जाते हैं, कब से स्टार्ट हुए हैं एकलव्य, उनको पढ़ना है। साथ में कितने खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, उनको भी पढ़ना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार विजेता जो शंकर पांडेय हैं किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग खेल से। अभी तो ठीक है, जो ये पुराने हैं, अब लेकिन जो नए मिले हैं 2023 के, अभी वर्तमान में 24-25 में मिले हैं उनको बच्चों को। ठीक है। तो वो हमें पढ़ना है ना। अब प्रभु जोशी जो थे, इनका हाल ही में निधन हुआ था, वो किस खेल से संबंधित थे? ये व्यक्तित्व कहलाता है। जो हमारे सिलेबस में लिखा है ना कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं, तो यही है वो जो व्यक्तित्व जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और उनका कौन सा क्षेत्र था ये याद करना पड़ेगा। ये चित्रकार से संबंधित है, बट हमें न्यू पढ़ना है। हाँ, मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की थी? कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जो है ये योजना स्टार्ट करी गई थी। अब हम जो अपनी एक सीरीज़ के साथ शाम को लेके आएंगे जो लेक्चर, वो योजनाओं से ही रिलेटेड होगा और पूरी योजनाएं कराई जाएंगी। पहला तो हम तथ्यवान से कर रहे हैं, दूसरा जब ये योजनाएं तथ्यवान से ख़त्म हो जाएंगी तो हम परीक्षा दाम से भी उनको इंक्लूड करेंगे जो एक्स्ट्रा मिलेंगी, और करेंट अफेयर की भी योजनाएँ वो हैं हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फिर जो हो जाएगा आगे चल के हम दूसरा ऐड करते जाएंगे कि चलो फिर आज बजट पढ़ लिया, वन रिपोर्ट पढ़ ली, या फिर बच्चों को इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारी रिलेटेड दिक्कत है तो उसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देश में पहले CDS जो थे जनरल बिपिन रावत थे, उनका निधन हो गया था तमिलनाडु में, है ना, दुर्घटना से, हम सबको पता है ये। देखो नीरज चोपड़ा कल आए थे, आज इस तरीके से पूछ लिया कि कितने सेंटीमीटर में उन्होंने जो है कितनी दूरी पर उन्होंने कितने मीटर पे दूरी पे उन्होंने भाला फेंका था। कल पूछा था कि जो भाले फेंक से कौन से रिलेटेड हैं, तो ये नीरज चोपड़ा। आज पूछा है कि कितने मीटर जो है उन्होंने फेंका था, तो 87.58 मीटर जो है उन्होंने इस मीटर पे भाला फेंका था, जिसके कारण उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। अब हमें देखना है भांडेर और कैमूर पहाड़ियाँ जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पूर्ववर्ती फैलाव है? ओके, इसमें तो मुझे बनाना ही पड़ेगा चुप्पू सा। ये मध्य प्रदेश हमारा, ये राजस्थान मान लो। ठीक है, ये राजस्थान। अब ये जो राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पहली बात तो ये विंध्यन जो है हमारी पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पर्वत जो है उसका ही विस्तारित है ना। विंध्य पर्वत अब अवशिष्ट के रूप में बनता जा रहा है, बट अभी भी देखो ये विंध्य है, उसी का जो फैलाव है छोटा छोटा, ये दोनों और पहाड़ियाँ हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। पहला विंध्य पर्वत, फिर कैमूर, फिर भांडेर, है ना। पहले भांडेर फिर देन कैमूर, ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इन्हीं में पूछा है कि भांडेर और जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती, दैट मीन्स जो पूर्व में है, इनका फैलाव है, तो ये विंध्यन जो है इनका फैलाव है। अब दो ऑप्शन और देखो, ये अरावली भी तो लिखा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो हम अरावली नहीं लिखेंगे। अरावली राजस्थान में है, लेकिन ये विंध्यन पर्वत ही है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं जिसका, वो विंध्यन पर्वत है, अरावली राजस्थान में स्थित है। अब दो और ऑप्शन है, मैकल लिखा है, सतपुड़ा लिखा है, ये हमारे मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में अवस्थित है। मैंने आपको कई बार एक ट्रिक बनाई है, VNST, V से विंध्याचल, N से नर्मदा, सा से सतपुड़ा। दैट मीन्स नर्मदा पहले बीच में बह जाएगी, फिर सतपुड़ा आएंगे। इसके भी 3 भाग हैं। हमारा जो पश्चिमवर्ती है ये राजपीपला है, मध्य वाला महादेव है, और जब हम पूर्व की साइड अर्धचंद्राकार देखेंगे तो ये कौन सा है? मैकल है। ठीक है, तो मैकल और सतपुड़ा आया, हमने उसको भी क्लियर कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नॉइज़ हो रहा है यार, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना है ना। 32 देखेंगे, वन रिपोर्ट के बारे में आए 2019 की। अब हमें क्या करना है, 2023 वाली जो न्यू रिपोर्ट है उसको पढ़ना है।
क्या लिखा है, कितने भौगोलिक क्षेत्र में इनका प्रतिशत है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। 25.14% जो है हमारे मध्य प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, अब हमें लेकिन नया डाटा पूछना है, और नया डाटा तो ठीक है, लेकिन कंपेयर करके कि पुराने से नया कितना बदलाव हुआ है, कितने % बढ़ा है। ठीक है, ये सब भी हमें पढ़ना है, या फिर बता देना, मैं खुद ही वीडियो बना दूँगी, है ना। लेकिन पढ़ना ज़रूर है बेटा, चाहे मैं पढ़ाऊँ या आप पढ़ें। कोपिन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जनजातीय प्रदेश का भाग है, तो CWG। काऊ जी, मैंने ऐसे याद किया है, आप इसका आंसर याद रखना, 2 से 3 बार हमने पढ़ लिया है। फिर आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 देखेंगे, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में बांटती है, तो 60 सेंटीमीटर जो है वर्षा की समवृष्टि रेखा, दैट मीन्स सम मतलब क्या होता है, समान, वृष्टि मतलब वर्षा, ऐसा स्थान जहाँ पे वर्षा समान रूप से इक्वली हो रही है, वो स्तर है ना, वो लाइन, रो, तो वो क्या कहलाती है, एक रेखा है। तो 60 सेंटीमीटर की जो रेखा है उसमें समवृष्टि मतलब समान रूप से वर्षा होती ही है, और जो पश्चिम और पूर्वी भागों में बांटती है, तो ये 60 सेंटीमीटर जो है हमारी, इसको माना जाएगा। मध्य प्रदेश में रमखिरिया और मझगावा स्थल के आधुनिक अधात्विक तत्व, मतलब कि धातु से नहीं बना है, अधातु, जैसे संगमरमर हो गया, है ना, खनिज के लिए प्रख्यात। अब पहली बात तो ये देखो, हमें रमखिरिया नहीं आ रहा, मान लो हमें नहीं पता है ये रमखिरिया, पता नहीं कहाँ है। मझगावा तो पता है ना यार, हिनौता और मझगावा तो हमने कई बार पढ़ा है पन्ना छतरपुर क्षेत्र में, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, हीरे से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन कौन सी हैं, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना, विधानसभा को विधिजित करना। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, ये सारे सत्य हैं, समझ गए, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया। महिला की साक्षरता दर के बारे में सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, ये तो 69 है, और ये 72 है, 74 पास में है, इसीलिए इसको सही कर दिया है ना। और देखो भाई, इससे पहले भी पूछ लिया, कोई बच्चा याद ही नहीं करा, हम 2001 का तो मुश्किल से करते हैं, तुमने 1999, 1981 भी पूछ लिया। फर्स्ट जो आंसर है उसको सही कर दिया है। फिर अब हम देखेंगे क्या, भारत में जैविक खेती जो है उसके तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो देखो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल है। मध्य प्रदेश के लगभग 40% से अधिक भाग में जैविक खेती होती है। ठीक है, वर्तमान में इसका डाटा और बढ़ गया है ना। इसका मतलब है हमारा मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में पहला है। और यदि ऐसा पूछा कि पहला ऐसा कोई राज्य है जहाँ पे जैविक खेती स्टार्ट करी गई थी, तो वो कौन सा है, हमारा सिक्किम, है ना। सिक्किम में सबसे पहले स्टार्ट करी गई थी, बट अभी हमारा मध्य प्रदेश आगे चल रहा है। जैविक खेती मतलब कि ऐसी खेती जिसमें आप यूरिया या फिर जितने भी रासायनिक जो तत्व हैं उनको नहीं डालते हैं, नेचुरल जो प्रोसेसिंग जैसे गोबर खाद हुआ, है ना, वर्मी कंपोस्टिंग हुआ, उनकी खाद बना के, सड़ी गड़ी चीज़ों की खाद बना के हम उनको यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए, तो वो क्या कहलाता है, जैविक खेती। इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, पहला फ़ायदा तो यही है कि जब आप रसायन डालेंगे ही नहीं, ये तत्व डालेंगे ही नहीं, यूरिया जैसी चीज़ें, तो हमारी जो कृषि है उसकी उर्वरता बनी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो बर्जर हो जाएगी आगे चल के, नहीं, उससे हमें बचावा मिलेगा। देखो प्रोसेस भले ही इसकी थोड़ी सी लो है, लेकिन आपकी जो भूमि है वो बहुत सालों तक टिकी रहेगी। ठीक है, हाँ भाई, जीडीपी पूछी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 2020-21 में, 9.18 ट्रिलियन। हमारे मध्य प्रदेश ने नए बजट में बोला है कि जब हम 2047 तक 5 ट्रिलियन वाला बनेंगे, या ऐसा बोला है, तो उसके लिए वो कितना योगदान देंगे, मे बी 2 ट्रिलियन का हम योगदान देंगे, ऐसा मध्य प्रदेश ने बोला है। हमें नए बजट को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, इनको छोड़ो 2020-21 का, हमें अभी 2025 का पढ़ना है। हाँ, अब क्या पूछा है, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो क्या है, तो राई नृत्य। राई नृत्य जो है, कल देखो हमने क्या पढ़ा था, कल के एमसीक्यू में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था निमाड़ में कौन कौन से होते हैं। निमाड़ में 3 तो हमने पढ़ लिए थे, काठी नृत्य था, गणगौर नृत्य था, है ना, ऐसे ही कोई और था, रास नृत्य था। फिर जो राई नृत्य है वो हमारे बुंदेलखंड में है, हमने कल भी पढ़ा था। पहली प्रिविलेज देनी है बुंदेलखंड, और बुंदेल ना हो तो बघेल।
वहाँ पे होता ही होता है। तो सबसे पहले बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? ये मध्य प्रदेश नृत्य भी है, तो ये क्या है? राजकीय नृत्य, बाई नृत्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत। 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? झलकारी बाई जो थी मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई की ही हमशक्ल थी, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड ग्वालियर क्षेत्र से भी इन्होंने संबोधन किया है, बुंदेलखंड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा है स्वांग पारंपरिक लोक नाट्य के मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? 2 प्रकार के लोक नाट्य हैं, एक है स्वांग, दूसरा है खम्ब स्वांग, खम्बा, ये वाला हमने पढ़ा है। कोरकू जनजाति महज इसका यूज़ करती है, तो ये कोरकू जनजाति किस क्षेत्र में है? आप ये बताइए, क्या वो महाकौशल्य क्षेत्र में है, क्या वो मालवा क्षेत्र में है? नहीं, निमाड़ क्षेत्र में। तो खम्ब सॉन्ग जो है निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, बट सॉन्ग जो है वो हमारे बुंदेलखंड एरिया में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर बरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना में है ना, मौर्यकाल से संबंधित है, और साथ में सातवाहन शासकों के भी इसमें जो है मिलते हैं हमें, मतलब एविडेंस मिलते हैं। बड़वा नगर किस नदी के किनारे है? बड़वा हमारे खरगोन में स्थित है, ये मतलब बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश के किनारे बोल दिया, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कवि हैं, उनकी हमें रचनाएं भी याद करनी है। स्पेशली उन्हें किन उपाधि से जाना जाता है, कौन अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसी प्रकार का ये काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र द्विवेदी। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, मैंगनीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बालाघाट है, मंडला है, छिंदवाड़ा है, हमने पढ़ लिया है बहुत बार। तो ये जो दुर्ग है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ये नहीं आएगा हमारे मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन जो नीति है कब स्टार्ट करी गई थी? 2006 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऊर्जा विकास निगम 1982, है ना। अब बांध का नाम और फिर नदी ली है। बरगी कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में। गांधी सागर जो है बांध, चंबल नदी कहाँ है? ये कहाँ पर है? ये मंदसौर में। बाण सागर कहाँ पे है? सोन शहडोल में, ठीक है। और राजघाट जो परियोजना है वो कहाँ पर है? हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। बन गया हम पे। निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? ये क्वेश्चन गलत है। मैं आपको आज के MCQ में ये क्वेश्चन देने वाली हूँ, और ये क्वेश्चन सरासर गलत है। इसमें जो लिखा है, नहरों से हमारे बालाघाट में सिंचाई नहीं होती, हमारे बालाघाट में तालाबों में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। बालाघाट में वैसे भी धान सबसे अधिक होती है, क्यों? वर्षा की मात्रा अधिक है ना, पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है, बालाघाट में तालाबों के द्वारा जो है साधन है हमारा, है ना, सिंचाई का साधन है। और बालाघाट सिवनी दोनों में ही तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। और नहर के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र जो है हमारे ऊपरी, ग्वालियर, दतिया, जो गुना है वो। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे? तो दतिया, हम जो है नहरों से दतिया में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। सेकंड जो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नर्मदापुरम, दैट मीन्स होशंगाबाद, ठीक है। हाँ, तो यही गलती है इस क्वेश्चन में। क्या लेंगे हम? तालाब। और कुओं नलकूपों से, ये हमारा मालवा क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई होती है, कुआं और नलकूप। उज्जैन हो गया, झाबुआ होगा, इंदौर हो गया, ये कुआं और नलकूप जो है यूज़ करते हैं। नहर से कौन कौन करता है? दतिया हो गया, नर्मदापुरम हो गया, और उत्तरी क्षेत्र ही समझ लो, है ना, बुंडी मुरैना शिवपुर। फिर तालाबों से दक्षिण पूर्व वाले स्थान में, है ना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना, और ये मंडला, फिर दूसरा सिवनी, ये हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थोड़ा सा मैं जो है मेन रोड पे ही वीडियो जो है बना रही थी, आई एम सॉरी फॉर दिस। फिर अब हम नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ, शाम को रेडी रहना, हम योजनाएं करेंगे, है ना, बी रेडी फॉर योजनाएं। और हाँ, PDF मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो वहाँ से भी अच्छे से देख लो कि हम आज सत्यवान से योजनाएं करने वाले हैं। ओके, अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं करा है तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।